हो चुकी है, प्रिपरेशन हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं इनका टेस्ट। ठीक है, टेस्ट एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम KMNO4 स्टार्ट करेंगे। टेस्ट है हमारे पास, देखो कि अगर हमें K2Cr27 या कोई भी हमें हमें पता नहीं होता एक्चुअल में क्या दिया गया है, जो भी हमें दिया गया है उसके अंदर Cr+6 आयन प्रेजेंट है या नहीं, उसका टेस्ट किस तरीके से होगा। अगर K2Cr27 और H2SO4, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर ही मिलता है, इनके मिक्सचर की अगर रिएक्शन कराई जाए H2O2 से, पेरोक्साइड से, अब यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए 0 to 5 डिग्री, ताकि O2 गैस रिलीज ना हो। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें ईथर दिया गया है। ठीक है, ये ईथर किस लिए दिया गया है, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। ईथर लेना हमें थोड़ा जरूरी होता है। अगर K2Cr27 H2SO4 की रिएक्शन कराई जाए H2O2 के साथ में, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CrO5। CrO5 डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है, साथ में K2SO4 और H2O बनता है, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हमारे पास Cr2O5 जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा, वो किसकी वजह से बनेगा, वो बनेगा CrO5 की वजह से। और CrO5 का जो नाम है वो क्रोमिक पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। रिडॉक्स में पढ़ा होगा ये। रिडॉक्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर में से पढ़ाया जाता है। इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें तो ऑक्सीडेशन नंबर आता है +6। ठीक है, ये Cr+6 की फॉर्म में है, यह आयन Cr+6 की फॉर्म में है यहाँ पर। ठीक, अच्छा ईथर की बात करते हैं कि ईथर क्यों डाला गया है। तो ईथर इसलिए डाला जाता है, देखो कि जब ये डीप ब्लू कलर, ईथर का काम होता है, अगर ईथर इस प्रोडक्ट के साथ आएगा तो वो इसका कलर डार्क कर देगा। मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसी वजह से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से हल्का रह जाता है, तो ये ईथर क्या करेगा, ईथर की स्ट्रक्चर क्या होती है, ईथर की स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, Cr को डोनेट कर देगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, पीछे से Cr को लोन पेयर डोनेट किया, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से इसका कलर डार्क हो जाता है, और ये डीप ब्लू और भी ज्यादा ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए ईथर की प्रेजेंस यहाँ पर जरूरी होती है, ताकि हमें कलर अच्छे से दिखाई दे। कलर अच्छे से दिखाई देगा ब्लू कलर, तो हम समझ जाएंगे कि ये Cr+6 आयन है। और Cr+6 किसकी फॉर्म में होता है, CrO5 की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये पहला टेस्ट है। दूसरा है हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि Cr2O2Cl2 को बोलते हैं, CrO2Cl2 को बोलते हैं। ठीक है, अगर K2Cr27 की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में KCl से कराई जाए, तो क्या होगा, KCl के साथ में CrO2Cl2 बनेगा, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग पहले। ठीक है, साथ में KHSO4 और H2O भी निकलता है। KHSO4 थोड़ी देर बाद वहां से बबल की फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन H2SO4 प्लस KCl से कराने पर हमें एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड मिलता है, और थोड़े से बबल्स उसमें से बाहर निकलते हैं, मतलब उसमें से गैसियस स्टेट बाहर निकल रही है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडिश ब्राउन कलर, मतलब CrO2Cl2। वो कंपाउंड हो जाएगा K2Cr2O7। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हमारे पास हैं जो क्वेश्चन में सॉल्व करने में काम आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इससे पहले हम K2Cr27 अब कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो KMNO4 की बात करें तो KMNO4 स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसके बारे में हमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन। KMNO4 का देखो जो कलर है, वो कलर कैसा होता है, वो पर्पल कलर का होता है या लाइट पिंक कलर का होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि KMNO4 का जो कलर है वो कैसा है, या तो पर्पल कलर में मिलेगा या पिंक कलर में मिलेगा। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, बहुत काम आता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, सर्वाइवल टेक्निक के अंदर भी ये काम आता है। ठीक है, देखा होगा डिस्कवरी में तुम लोगों ने, जो शो आता है हमारे पास एक बियर गिल्स का, मैन वर्सेस वाइल्ड, किस तरीके से काम आता है, जब प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा केमिकल रिएक्शन के साथ में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कलर क्या है, इसका पर्पल कलर या पिंक कलर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका जो सबसे फेमस सॉलिड है, सॉरी फेमस सॉल्ट है, वो क्या है हमारे पास, परमैग्निक एसिड। मतलब ये परमैग्निक एसिड का फेमस सॉल्ट है। KMNO4 इज ए फेमस सॉल्ट ऑफ परमैग्निक एसिड, और परमैग्निक एसिड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, HMNO4, पता चला होगा। ठीक है, H को रिप्लेस किया गया है K से। ठीक है, अब ये जो कौन से ओर से बनाया जाता है, इस ओर का नाम है पायरोलुसाइट ओर। ठीक है, और इस पायरोलुसाइट ओर का फॉर्मूला क्या है, MnO2।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये और, ठीक है। देखो कलर बताता हूँ, इसका कलर क्या है, ब्लैक डार्क ग्रे कलर का होता है और सॉलिड रॉक की फॉर्म में निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज्यादा माइनिंग की जाती है, ठीक है। बिल्कुल सॉलिड रॉक में मिलता है, जमीन खोद के निकाला जाता है माइनिंग से। माइनिंग में कहाँ काम आता है ये, माइनिंग से निकालने के बाद कहाँ काम आता है, ये काम आता है स्टील इंडस्ट्रीज में। तो जितनी भी हमारे पास स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सब का जो बेस फैक्टर है, वो बेस फैक्टर क्या होता है हमारे पास, MnO2 होता है। सबसे ज्यादा जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं और सबसे ज्यादा ये जो MnO2 की माइनिंग की जाती है, ये की जाती है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत ज्यादा की जाती है। फर्स्ट नंबर पर आता है अफ्रीका, सेकंड आता है चाइना माइनिंग के अंदर, जहां पर MnO2 की सबसे ज्यादा हमें एविडेंस मिलती है। थर्ड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का नंबर आता है सिक्स्थ नंबर पर, सिक्स्थ नंबर तक इंडिया में माइनिंग में रैंक है इंडिया का सिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से बता रहा हूँ कि स्टील इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा ये काम आता है माइनिंग करने के बाद, ठीक। इसकी स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर तो देखो इसका बहुत सिंपल है। के प्लस बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आयन क्या बचेगा, MnO4 माइनस आयन। और MnO4 माइनस आयन की स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है, और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब टेट्राहेड्रल के बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन बोलने के लिए पूछा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे फटाफट, कि टेट्राहेड्रल मतलब हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, बस यहीं पर बात गड़बड़ हो जाती है। इसका एक अलग ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है जो और किसी में देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। याद रखना KMnO4 में Mn का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है D3S, ठीक है, बिल्कुल अलग हाइब्रिडाइजेशन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और कई क्वेश्चंस, कई एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि D3S में भी कौन कौन से डी ऑर्बिटल उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस D3S में भी एक तो 4s होता है, 3D XY, 3D YZ एंड 3D XZ, ये पार्टिसिपेशन आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके बनाते हैं, और ये D3S टाइप का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। ध्यान रखना sp3 लिख के गलती मत कर देना, हाइब्रिडाइजेशन सबसे अलग है इसीलिए इंपॉर्टेंट है D3S। तो ये हुआ KMnO4 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा, और फॉर्मेशन के बारे में। तो देखो फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। और क्या था इसका भी बताया था हमने, और था इसका पायरोलुसाइट, और फॉर्मूला क्या होता है उसका, MnO2, ठीक है। अब MnO2 इसकी रिएक्शन कराई जाती है या तो KOH से या K2CO3 से, ठीक है। KOH या K2CO3 से रिएक्शन कराई जाती है। अब ये MnO2 कैसे कलर का है, MnO2 है हमारे पास सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है, सॉलिड ब्लैक या ग्रे कलर का, ग्रे कलर भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड ब्लैक या ग्रे कलर के कंपाउंड से अगर KOH और K2CO3 की रिएक्शन कराई जाए वे इन प्रेजेंस ऑफ O2, का प्रेजेंस लिया गया है फ्यूज्ड स्टेट में, तो ये देखो क्या होगा हमारे पास, क्या बनाएगा, K2MnO4। और ये जो K2MnO4 है इसका कलर होता है हमारे पास ग्रीन, ठीक है। K2MnO4 का मतलब ये कौन सा आयन हुआ हमारे पास, ये आयन है हमारे पास MnO4-2 आयन, साथ में H2 यहाँ पर बन ही रहा है। अब ये जो MnO4-2 आयन है ये ग्रीन कलर का है। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है या तो Cl2 के साथ कराते हैं, या O3 के साथ कराएं, या CO2 के साथ कराएं। ये तीनों रिएक्शन, तीनों गैसेस मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि एडवांस में एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से 6-7 गैसेस दी हुई थी कि इनमें से कितनी गैसेस ऐसी हैं जिनके साथ में MnO4-2 की अगर रिएक्शन कराई जाए तो वो एक पर्पल कलर का कंपाउंड देगा। तो कौन कौन सी गैस है, सिर्फ तीन ही गैस है, इनके अलावा और कोई गैस नहीं है, या तो Cl2 या O3 या CO2, ठीक है। तो K2MnO4 की रिएक्शन कराएं Cl2 O3 या CO2 के साथ में तो बनेगा हमारे पास KMnO4, और इसका कलर पर्पल या पिंक कलर, ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी गई है वो Cl2 के एस्पेक्ट में लिखी गई है, इसलिए बाय प्रोडक्ट क्या बना दिया यहाँ पर, HCl इसका बाय प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। याद रखनी है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये KMnO4 हमारे पास यहाँ से कंपाउंड बना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे इसकी कुछ रिएक्शंस के बारे में, और वो रिएक्शंस किस तरीके से, देखो रिएक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि KMnO4 को अगर हम हीट करें, अभी कोई भी हमने यहाँ पर मीडियम नहीं लिया है, ना तो एसिडिक मीडियम ना बेसिक मीडियम, डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हीट कर रहे हैं। तो अगर इस KMnO4 को डायरेक्टली हीट किया जाए तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है K2MnO4, MnO2, और साथ में O2 ये रिलीज कर रहा है। अब साथ में ये O2 रिलीज कर रहा है
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जहां से भी O2 रिलीज होती है मैंने बता रखा है कि O2 रिलीज होने का मतलब क्या है कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये O2 रिलीज कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो KMnO4 अगर हम बेसिक मीडियम ले लिया, KMnO4 के साथ में लिया हमने KOH, तो यहाँ से K2MnO4 बना और O2 बना। अब K2MnO4 और O2 तो दोनों में कॉमन थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा MnO2 है। तो अब इनमें से देख के बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा किस केस के अंदर। अब देखो सीधी सी बात है कि यहाँ से MnO2 निकल रहा है, और ऊपर अगर रिएक्शन देखी जाए तो MnO2 से तो और भी KMnO4 बनाया जा सकता है ना, MnO4 से सॉरी MnO2 से और भी KMnO4 बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये दो प्रोडक्ट तो कॉमन थे ही, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ये केस हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का केस है। तो याद रखना है कि अगर हमें बेसिक मीडियम दे दिया KMnO4 के साथ में, तो बेसिक मीडियम का मतलब वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को कम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई होंगी दोनों रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, KMnO4 with sulfur and charcoal used as explosive material। क्या मतलब है इसका, कैसे यूज कर सकते हैं इसको एक्सप्लोजिव मटेरियल की फॉर्म में। सल्फर की स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट। चारकोल मतलब कार्बन मतलब सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब अगर हम KMnO4 को सल्फर और चारकोल के साथ मिला के गर्म कर दें, देखो रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, KMnO4 को अगर मैं सल्फर और चारकोल के साथ मिला के गर्म कर दूं, तो गर्म करने वाली रिएक्शन कहाँ है, ये रही KMnO4। अगर इसे गर्म किया जाए तो ये K2MnO4 तो देगा ही देगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, MnO2 भी देगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब ये जो O2 रिलीज हो रही है, ये O2 इन दोनों के साथ रिएक्शन करके SO2 और CO2 बना लेगी। ठीक है, बैलेंसिंग पर ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं, बैलेंसिंग खुद कर लेना। ठीक है, प्रोडक्ट देखो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। भाई KMnO4 को हीट किया, तो KMnO4 को हीट करने से क्या हुआ, K2MnO4 बना, MnO2 बना, और साथ में ये जो O2 आया, ये O2 क्या करेगा, ये सल्फर और कार्बन के साथ मिलकर SO2 और CO2 बना देगा। अब देखो यहाँ पर सल्फर है हमारे पास जो कि सॉलिड स्टेट में था, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये सॉलिड स्टेट में था चारकोल, लेकिन ये तो गैसियस स्टेट में है ना। अगर ये गैसियस स्टेट में है तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम एक साथ बढ़ जाएगा, और जब उसका वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक साथ ब्लास्ट होने वाला है। अगर किसी पैक्ड सरफेस के अंदर ये केमिकल रिएक्शन कराई तो वो उस पैकिंग को फोड़ के बाहर निकलेगा, पैकिंग को फोड़ के गैस बाहर निकलेगी। तो इसीलिए एज ए एक्सप्लोजिव मटेरियल भी यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कि KMnO4। अच्छा, KMnO4 की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ में करा दी जाए तो वो बर्न होने लगता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीजन निकलेगी, और फिर उससे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा वो उसको बर्न करने लगेगा। तो H2SO4 की इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो भी बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे से रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट लिखा गया है ये क्या पॉइंट है हमारे पास, KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड बर्न विद फ्लेम। ठीक है, अगर KMnO4 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो बर्न तो होगा लेकिन वहां से फ्लेम नहीं निकलेगी। लेकिन KMnO4 को अगर ऑक्जेलिक एसिड के साथ में गर्म किया जाए तो वहां से फ्लेम निकलेगी। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि KMnO4 क्या होता है हमारे पास, पर्पल कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं इसके। तो इन क्रिस्टल को हम इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, तो इन्हें थोड़ी सी पैक करके डिब्बे के अंदर पैक करके और रखा जाता है। फिर क्या होता है, ये जो टेक्निक है ये टेक्निक है सर्वाइवल टेक्निक। सर्वाइवल टेक्निक मतलब जैसे जो आर्मी में होते हैं लोग, तो उन आर्मी के लोगों के लिए बहुत काम आती है, क्योंकि जब वो जंगल में होते हैं तो जंगल में जहां पर भी हमें फ्लेम की जरूरत पड़े, अगर मान लो बारिश हो रही है तो बारिश में वो फ्लेम नहीं जला सकते, ठीक है, नहीं जनरेट कर सकते, तो तब क्या काम आता है, तब हमारे पास KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड काम आता है। अगर बारिश में माचिस से फ्लेम जलाओगे तो बिल्कुल नहीं जलेगी, लेकिन अगर KMnO4 के ऊपर थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड छिड़क दिया तो सिर्फ उस छिड़काव से ही वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट के साथ फ्लेम जलेगी। अब ब्लास्ट कहने का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लिया तो,
अगर बिल्कुल छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर लिया जाता है तो वहां से फ्लेम जलने लगती है। ठीक है, तो ये टेक्निक कहाँ यूज में ली जाती है? ये टेक्निक आर्मी में यूज में ली जाती है, सर्वाइवल टेक्निक में। और इसे कई बार मैन वर्सेस वाइल्ड में भी दिखाया गया है, बियर ग्रिल्स को यूज करते हुए, कि वो जंगल में किस तरीके से फ्लेम वहां पर जलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास KMnO4 की केमिकल रिएक्शंस और इन केमिकल रिएक्शंस के प्रैक्टिकल यूजेस के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास ये छोटा सा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इन डिफरेंट सॉल्वेंट। डिफरेंट सॉल्वेंट मतलब एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्वेंट के अंदर इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर किस तरीके से वेरी करती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो Mn, अब यहाँ पर देखो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं आयंस के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से आयंस बनाता है। ये हमारे पास जैसे MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस की रिएक्शन जब H प्लस के साथ कराई जाती है तो क्या बनेगा हमारे पास? Mn+2 बनेगा और H2O बनेगा। तो एक बार अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ पर MnO4 माइनस है, ये कौन सी स्टेट में है? ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +2 Mn का, तो +7 से ये किस में गया? +7 से गए +2 में, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए यहाँ पर? 5। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो वो MnO4 माइनस से Mn+2 में कन्वर्ट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है? वो MnO4 से कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर। अब MnO4 माइनस मतलब +7 और MnO2 मतलब +4, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें MnO4 माइनस से, अगर हम बात करें तो MnO4 माइनस मतलब +7 से जा रहा है ये MnO4 -2, कहाँ पर? +6 में। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +6, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर Mn ने 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले और यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब क्या होता है? अपना रिडक्शन करना, और ये जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उतना ही ज्यादा सामने वाले का अच्छे से ऑक्सीडेशन कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडेशन किस केस में कर रहा है? वो एसिडिक मीडियम में। उसके बाद न्यूट्रल में देखो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ सिर्फ 1, तो सबसे कम बेसिक में। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो KMnO4 है, ये KMnO4 सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है वो कर रहा है एसिडिक मीडियम में, उसके बाद न्यूट्रल मीडियम में, और उसके बाद बेसिक मीडियम में। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव कराने का एक ऑर्डर है। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस आती हैं उसमें लिखा जाता है K2Cr27 KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो H2SO4 का मतलब अब हम समझ गए होंगे कि H2SO4 मतलब कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम किस लिए? एसिडिक मीडियम इसलिए ताकि वो वहां पर अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे। ठीक है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, क्या सिर्फ H2SO4 ही लिखना सही है? वहां पर हम HCl नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, अगर हम एसिडिक मीडियम ही तो चाहिए तो क्या हम वहां पर HCl यूज में ले सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एसिडिक मीडियम का मतलब यहां पर ओनली H2SO4 से है। रीजन कि KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, मान लो अगर मैं A का ऑक्सीडेशन करना चाहता हूं, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास A, तो इस A के साथ में मैं क्या डाल रहा हूँ? KMnO4, और इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या डाल रहा हूँ? H2SO4 एसिडिक मीडियम, ताकि ये अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे और इस A का ऑक्सीडेशन करके क्या बना दे? B बना दे। हम ये चाहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर ले लेता हूं KMnO4 प्लस HCl प्लस A, इससे क्या बना दे? बी बना दे। ठीक है, तो क्या दोनों चीजें सही है? क्या दोनों एसिडिक मीडियम है? तो रीजन सुनना, KMnO4 का काम है सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना। अब KMnO4 के सामने दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो H2SO4 और एक A। यहाँ पर H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो ये इससे ज्यादा तो ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता। तो ये किसका ऑक्सीडेशन करेगा? KMnO4 A का ऑक्सीडेशन करेगा और B बना देगा। ठीक है, HCl के केस में क्या होगा? KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी ये क्या करेगा? ये सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना चाहेगा,
और सामने ए के साथ साथ HCl भी तो है, ये HCl में Cl माइनस होता है, तो ये ए का ऑक्सीडेशन ना करके Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कर देगा और Cl2 गैस रिलीज कर देगा। मतलब बनना चाहिए था बी, और बी की जगह कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, यहाँ से तो Cl2 गैस रिलीज कर रहा है और कोई अलग ही प्रोडक्ट बन रहा है सी टाइप का। ठीक है, तो समझ लेना कि सामने सिर्फ वही एसिड हो सकता है जिस एसिड में वो पहले से अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहे, और ऐसा एसिड कौन सा है हमारे पास, H2SO4। तो इसीलिए K2Cr2O7 और KMnO4 के साथ में कौन सा एसिड यूज में लिया जाता है, ओनली H2SO4। इसके अलावा अगर कोई एसिड यूज में लिया गया तो उस एसिड का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है ये चीज। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉपिक अब हमारे पास KMnO4 और K2Cr2O7 दोनों के ही अच्छे से कवर हो चुके हैं। जो चीज थ्योरेटिकल थी वो मैंने कोशिश की अच्छे से यहाँ पर समझाने की, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई आ भी गई होंगी। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं मेंस में, नीट में और एडवांस में, वो अब अच्छे से तुम लोग अच्छे से ट्राई कर सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, सभी टाइप के कंसेप्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं।